राघव चड्ढा अभी के टाइम में सबसे ज्यादा वायरल नेता है। देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी। इनकी हर स्पीच इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ट्रेंड करती है। 10 मिनट डिलीवरी बंद होनी चाहिए, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज कैसे लूट मचा रही है और जिस तरीके से इनकी हर रील आम लोगों की प्रॉब्लम के बारे में होती है, लोग इन्हें इंडिया का नेक्स्ट पीएम बनाने की बातें कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो नेता जिसने आम आदमी पार्टी का पहला मैनिफेस्टो लिखा था, उसे आज अपनी ही पार्टी के द्वारा राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटाना पड़ा। ये कहानी राघव चड्ढा की है, एक ऐसा आदमी जिसने लंदन की प्रीमियम लाइफ छोड़ी, डिलॉयट की चेयर छोड़ी और एक आंदोलन के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसने 27 साल की उम्र में पार्टी का फाइनेंस संभाला, जिसने पंजाब में एक ऐतिहासिक जीत के पीछे दिमाग लगाया, जिसने राज्यसभा को अपना स्टेज बना दिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, क्या गलती हुई? क्या एक आदमी की चमक ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई? क्या राघव चड्ढा का पार्टी से ज्यादा बड़ा और फेमस होना उसकी गलती थी, या जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है, क्या राघव चड्ढा वाकई में एक ट्रेटर है जो आने वाले टाइम में बीजेपी ज्वाइन करेंगे? राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते थे जो जनतंत्र से बड़ा नहीं है। वो सवाल तो बीजेपी को सूट करता है। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी। कहां से चले थे और कहां आ गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये खामोशी एक अंत है या एक नई शुरुआत? मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। दिल्ली, एक पंजाबी घर, एक लड़का जो टॉपर था पर टाइपिकली नेता बनना ही नहीं चाहता था। 11 नवंबर 1988 में पैदा हुए राघव चड्ढा का कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं था, ना कोई खानदान था सिर्फ एक रेजर शार्प माइंड। 22 साल में सीए क्लियर किया, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई की, फिर डिलॉयट और ग्रैंड थ्रंटन दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस फर्म में काम करना शुरू किया। ये आदमी पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं था, फिर कैसे पॉलिटिक्स ने इसे ढूंढ लिया। ईयर 2011, रामलीला मैदान, अन्ना हजारे का आंदोलन। लंदन में बैठे इस टेक्नोक्रेट की रगों में कुछ हिलने लगा। उसने अपनी चेयर छोड़ी, अपनी सैलरी छोड़ी और वापस इंडिया आ गया, लेकिन केवल भीड़ में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को बदलने के लिए। 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी, राघव चड्ढा ने बैक रूम से एंट्री ली, जन लोकपाल बिल डिजाइन किया, पहला मैनिफेस्टो लिखा और अरविंद केजरीवाल ने पहली बार एक ऐसा आदमी देखा जिस पर वो आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते थे। 27 साल की उम्र में पार्टी कोषाध्यक्ष, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, असली गेम तो अब शुरू होने वाला था। भले ही राघव चड्ढा की एंट्री बैक रूम से हुई थी, लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें पब्लिक के सामने आना पड़ा और वो काम भी उन्होंने बखूबी किया। टीवी डिबेट्स में जब राघव चड्ढा बोलते थे, अपोजिशन के पास जवाब नहीं होता था, न चिल्लाना, न हंगामा, सिर्फ डेटा और लॉजिक। एक ऐसा काम कॉन्फिडेंस जो ये भरोसा दिलाती थी कि ये आदमी जानता है क्या बोल रहा है। पार्टी को एक नए चेहरे की जरूरत थी, एक ऐसा फेस जो जनजी को समझे, अर्बन इंडिया को पकड़े और मिडिल क्लास को लग जाए कि फाइनली उनकी कोई बात कर रहा है। इंश्योरेंस तो देती है कंपनी, ये लोग कहते नहीं देती। नहीं है, इंश्योरेंस का अलग पैसा काटती है। इंश्योरेंस इंश्योरेंस का फायदा कभी मिला आपको, या किसी को, जैसे आप कह रहे हो आपका एक्सीडेंट हुआ? 1 रुपया नहीं मिला। मैंने, कंपनी ने बोला मेरे को कागज ला के दो। राघव वो चेहरा बने, लेकिन इस सब के बावजूद जब 2019 में पहली बार साउथ दिल्ली से लोकसभा का इलेक्शन लड़े तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बुरी तरीके से हारे। किसी और के लिए ये कहानी का अंत होता, लेकिन राघव ने यहाँ से जबरदस्त बाउंस बैक किया। 2020 में राजेंद्र नगर असेंबली सीट से लड़े और बम्पर जीत हासिल की। अब वो सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन नहीं रहे, अब उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, एक चेहरा था, एक जमीन थी, पर एक सवाल अभी भी था, अब आगे क्या? 2022 में पंजाब इलेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा मौका था नेशनल लेवल पे अपनी प्रेजेंस शो करने का, और पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा दाव लगाया राघव चड्ढा पर। उनको पंजाब इलेक्शन का इंचार्ज बनाया गया। ये एक टेक्नोक्रेट का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इम्तिहान था और राघव चड्ढा ने वो इम्तिहान कुछ ऐसे पास किया कि कोई मैजिक हो। आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होती है, 92 सीट्स पंजाब में पहली बार। लोगों ने इसे मास्टर स्ट्रोक बोला, लेकिन जीत के बाद असली खेल शुरू होता है। राघव चड्ढा को सीएम भगवंत मान का चीफ एडवाइजर बनाया गया।
पंजाब के गलियारों में ये चर्चा आम हो गई, रिमोट कंट्रोल कहीं और से चल रहा है। राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी दी गई, पंजाब भवन में ऑफिस दिया गया। अब सीनियर MLAs को उन्हें मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। पार्टी के अंदर फूट पड़ना शुरू हो गई थी। पुराने वफादार नाराज हो रहे थे। पंजाब के लोकल लीडर्स को लग रहा था कि उनकी जमीन पर कोई बाहरी राज कर रहा है और सोर्सेज के मुताबिक केजरीवाल खुद भी उनसे अनकंफर्टेबल होने लगे थे, क्योंकि राघव अब सिर्फ राइट हैंड नहीं रहा, अब वो एक अलग पावर सेंटर बन रहा था। यहाँ तक भी मैटर कंट्रोल में था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। भले ही राघव चड्ढा आम मिडिल क्लास लोगों के मुद्दे संसद में उठा रहे थे, पर वे सत्ता में बैठी पार्टी के ऊपर कोई भी सवाल नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था वो अपने लिए बाकी ऑप्शंस भी ओपन रखना चाहते हैं। वो छोड़ो, जब उनके पॉलिटिकल गुरु, सबसे पहले तो मैं अपने गुरु, अपने नेता, जिन्होंने मुझे इस कार्य क्षेत्र में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिनसे उन्होंने राजनीति सीखी। जब वो जेल जा रहे थे तो राघव चड्ढा पूरे सीन से गायब थे। कभी बाहर पढ़ने चले गए, कभी आंखों का इलाज करा रहे थे, कभी विंबलडन जाकर टेनिस का मैच देख रहे थे। 71 दिन तक इनका कोई अता पता नहीं, ना कोई स्पीच, ना कोई इंटरव्यू, ना ही कोई सोशल मीडिया पोस्ट। एक तरफ पार्टी के सारे बड़े नेता जेल जा रहे थे, ग्राउंड वर्कर्स लाठियां खा रहे थे, तो दूसरी तरफ राघव चड्ढा देश से बाहर थे। लेकिन जब फरवरी 2026 में कोर्ट ने केजरीवाल और उनके नेताओं को जेल से बरी कर दिया, जो आम आदमी पार्टी के लिए ऐतिहासिक लीगल जीत थी, फिर भी राघव चड्ढा का इस मुद्दे पर एक पोस्ट तक नहीं आया और ना ही जंतर मंतर की रैली उन्होंने अटेंड की, जिसके रेपरकशन राघव को आगे झेलने पड़े। पंजाब का चार्ज ले लिया गया, ऑफिस बंद करा दिया गया और उनकी Z+ सिक्योरिटी को भी पार्टी के द्वारा वापस ले लिया गया। पार्टी का कहना है राघव चड्ढा सिर्फ फिजूल के मुद्दे संसद में उठाते हैं, जिससे वे लोकप्रिय हो सके। वे कभी भी मोदी साहब पर सवाल नहीं करते, कभी अडानी अंबानी की बात नहीं करते, क्योंकि वो डरते हैं। और सीधे सीधे पार्टी ने उन्हें एक ट्रेटर कहना शुरू कर दिया। ये भी एलिगेशन उन पर लगाए गए कि लंदन में किसी बिचौलिए के जरिए एक मीटिंग हुई, एक डील हुई, जिसमें मोदी साहब पर अटैक बंद करने के बदले कुछ फाइल्स मिटा दी गई, जिसके बाद से राघव चड्ढा अडानी अंबानी पर चुप रहे। चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पर साइन करने से इनकार कर दिया। अपोजिशन वॉकआउट्स में साथ नहीं दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी का एक वफादार नेता अब ट्रेटर में बदल चुका था। और पॉलिटिक्स में एक बार परसेप्शन बदल जाए तो रियलिटी मैटर नहीं करती। समोसा पॉलिटिक्स, ये टैग उनकी पार्टी ने ही उन्हें दिया। एलिगेशन ये था कि राघव सिर्फ इंस्टाग्राम फ्रेंडली मुद्दे उठाते हैं, एयरपोर्ट टी, मोबाइल रिचार्ज, गिग वर्कर, ताकि किसी को नाराज न करें, ताकि कंट्रोवर्शियल ना लगे, ताकि अपनी इमेज सेफ रहे और उनके लिए आगे के ऑप्शन ओपन रहे। उन पर आरोप लगाए गए उन्हें एक ग्राउंड नेता की जगह PR पॉलिटिशियन का टैग दिया जाने लगा। लेकिन क्या ये सच है या ये एक केयरफुली क्राफ्टेड कैरेक्टर असैसिनेशन था? क्योंकि जब कोई नेता इतना बड़ा हो जाता है कि पार्टी ही अनकंफर्टेबल हो जाए, तो उसे खत्म करने का सबसे आसान तरीका यही है, उसकी इमेज को खराब कर दो। और ये सेम चीज कुमार विश्वास भी पहले कई बार अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको संसद में जनता के मुद्दों की सच्चाई बताऊं, आप साहब के पंजाब के लिए किए गए कामों का लेखा जोखा देख लो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो राघव को टोटल 18.82 करोड़ अलॉट हुए थे, जो हर MP को कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से मिलते हैं, जिनमें से उन्होंने अभी तक सिर्फ 4.46 करोड़ यूज किए हैं और टोटल 6 काम सैंक्शन करवाए हैं, जिनमें से 4 काम अभी तक पूरे हुए हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट 70,86,378 है और बाकी 2 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अब ये काम भी देख लीजिए, कुछ नया नहीं बनवाया गया, बल्कि पहले से बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कहीं फेंसिंग करा दी, बेंचेस रखवा दी, कहीं वॉलीबॉल कोर्ट बनवा दिया, तो कहीं मिट्टी पटवा दी बस। और तो और इन 4 प्रोजेक्ट्स में वॉलीबॉल कोर्ट की कोई फोटो तक नहीं दी, सिर्फ एक ही फेंस की फोटो 2 जगह लगा दी गई है और एक प्रोजेक्ट का तो कोई प्रॉपर डिटेल ही नहीं दिया। राघव चड्ढा के कामों की ये वो इन्फॉर्मेशन है जो सरकारी कागजों में दर्ज है और जो 2 काम बाकी हैं उनमें टोटल 3 करोड़ 18 लाख खर्च होने वाला है। ये काम है बाढ़ वाली जगहों पर मिट्टी डालना, पत्थर डालना, नदियों और पहाड़ी इलाकों में प्रोटेक्शन वॉल बनाना और रोड साइड फेंसिंग जैसे छोटे मोटे काम। मतलब पहले हुए कामों पर ही डेंटिंग पेंटिंग करना। और अब ये देखिए
2025 में पंजाब में भयानक बाढ़ आई थी और हर एमपी के पास एक स्पेशल कोटा होता है। अब इसके अंदर आइडियली राघव चड्ढा को बाढ़ पीड़ितों के लिए एक अच्छा खासा फंड सैंक्शन करवाना चाहिए था, लेकिन कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ? 0। हाँ, सही सुना आपने, 0। तो भाई साहब, रील्स में तो काम बहुत दिखता है, लेकिन रील और रियल दुनिया में बहुत फर्क होता है। आंकड़े पोल खोल देते हैं। असल में कितना काम हुआ है? 4 सालों में 23.7% पैसा सैंक्शन करवाया गया और सिर्फ 0.04% फंड ही यूज हुआ है। लेकिन फिर भी राघव चड्ढा जनजी के चहीते बने हुए हैं। रीजन सोशल मीडिया। लोग इसे पीआर स्टंट और रीलबाजी कहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते थे कि बंदा मुद्दे तो सही उठाता है। लेकिन अब असली सवाल ये है, इन मुद्दों की सच्चाई क्या है? ये मुद्दे कब उठाए गए, कब इन पर काम हुआ और कब राघव चड्ढा ने इन्हें हाईलाइट किया? मतलब थोड़ी क्रोनोलॉजी समझिए। राघव चड्ढा ने लगभग सारे वही मुद्दे उठाए जिन पर सरकार ऑलरेडी काम कर रही थी, जैसे एयरपोर्ट पर महंगे खाने और पानी की बोतल का इश्यू। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। और उड़ान कैफे खोलने की बात। सर, सरकार लाई एक स्कीम जिसका नाम था उड़ान, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। लेकिन ये काम ऑलरेडी चल रहा था। उनकी स्पीच से पहले ही कई उड़ान कैफेज ओपन करने पर काम चल रहा था। इस पर तो एक ऑनलाइन डिबेट भी छिड़ गई थी, लेकिन राघव चड्ढा ने अपने पीआर के दम पर बाजी मार ली। फिर उन्होंने गिग वर्कर्स की सेफ्टी का इश्यू उठाया, लेकिन फरवरी 2025 में ही सरकार ने इसका बजट बना लिया था और नवंबर 2025 में इसमें सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे प्रोविजंस ऐड कर दिए थे। और 2 फरवरी 2025 को ही पीआईबी ने इसकी प्रेस रिलीज भी निकाल दी थी। लेकिन राघव चड्ढा ने ये मुद्दा कब उठाया था? दिसंबर 2025 में। उन्होंने न सिर्फ इस पर पार्लियामेंट में स्पीच दी, बल्कि ड्रामेटिक स्टाइल में रील्स बनाई और स्ट्रॉन्ग पीआर कैंपेन भी चलाया। फिर जब चीजें इंप्लीमेंट हुई तो आ गए क्रेडिट लेने। फिर उन्होंने एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर एवरी इंडियन का इश्यू उठाया। फॉर एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर एवरी इंडियन। लेकिन इस पर भी 2024 से ही काम चल रहा था। मतलब जिस मुद्दे पर पहले से काम चल रहा हो और वो होने वाली हो, राघव चड्ढा उस पर रील कटवा के अपना पीआर कर लेते और फिर जब काम होता तो क्रेडिट भी ले लेते। मास्टर स्ट्रोक। और उनके आप मुद्दे देख लो, सब इंस्टाग्राम फ्रेंडली होते हैं, खुद देख लो। राघव चड्ढा 2012 में एक स्प्रेडशीट लेकर आए थे, एक मैनिफेस्टो था उनके हाथ में। आज 2026 में वही आदमी एक किताब लेकर बैठा है, 48 लॉज ऑफ पावर। वो आदमी जो पार्टी का आर्किटेक्ट था, आज अपनी ही सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी लिख रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स का एक नियम है जो कभी नहीं बदलता। जो लोग सब कुछ खो देते हैं, वही लोग सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद राघव चड्ढा का डायलॉग है। हिस्ट्री गवाह है, कुमार विश्वास ने आपके खिलाफ अपनी आवाज बना ली। योगेंद्र यादव ने एक नई पॉलिटिकल जमीन तलाश की। क्या राघव चड्ढा भी कोई ऐसा मोड़ लेंगे? क्या राघव चड्ढा आप में अंदर रहकर पार्टी की नींव हिलाएंगे या खामोशी में कहीं खो जाएंगे? आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। राघव चड्ढा ने पास्ट में जो ऑप्शन अपने लिए ओपन रखे हैं, क्या वो उनका यूज करेंगे या नहीं? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। मैं मिलूंगा आपको इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।